वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि स्ट्रेच स्ट्रिंग यानी कि ऐसा स्ट्रिंग जो खिंचा हुआ हो उसके अंदर जब वाइब्रेशंस पैदा होती हैं वो वाइब्रेशंस क्या एक ख़ास लॉ जिसको लॉ ऑफ लेंथ कहा जाता है उसको फॉलो करती हैं या नहीं। और इसको देखने के लिए हम एक ऑपरेटर चूज़ करेंगे जिसे सोनोमीटर कहा जाता है। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर जब वाइब्रेशंस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे पैदा होती हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है n इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2l मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय m, जहाँ पे n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को शो करता है, l वाइब्रेटिंग सेगमेंट की लेंथ को शो करता है, t स्ट्रिंग के अंदर मौजूद टेंशन को शो करता है और m लीनियर डेंसिटी को शो करता है। तो लॉ ऑफ लेंथ के मुताबिक अगर टेंशन T और लीनियर डेंसिटी M को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी कि जिस मटेरियल का स्ट्रिंग हम यूज़ कर रहे हैं वही थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट हम यूज़ करते रहें, तो इस दौरान में N इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है L के। यानी कि अगर हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इस तरह से जो वाइब्रेटिंग सेगमेंट की लेंथ है वो कम होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि जब हम n को मल्टीप्लाई करते हैं l से, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाएं तो हमारे पास आता है n इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जिसको मैं इस तरह से छोटा करके लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय l को दूसरी तरफ ले जाएं तो n मल्टीप्लाई बाय l हो जाएगा, तो ये हमारे पास आता है इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। तो इस चीज को लॉ ऑफ लेंथ कहा जाता है और एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशंस इस लॉ को फॉलो करते हुए प्रोड्यूस होती हैं। तो हमने इस प्रैक्टिकल में यही प्रूफ करना है। तो इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या एपरेटर्स चाहिए होगा, फिर इसको करने का तरीका डिस्कस करेंगे, जिसके दौरान में हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे जिनकी मदद से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो देखेंगे हम रिजल्ट में कि क्या हमारे पास वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के अंदर लॉ ऑफ लेंथ फॉलो हो रहा है या नहीं। तो ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमें चाहिए होगा सोनोमीटर, जो कि एक वुडन बॉक्स होता है जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसके अंदर सुराख मौजूद होते हैं ताकि फ्री वाइब्रेशंस हो सकें इसके ऊपर मौजूद स्ट्रिंग में। यहाँ पे आप स्ट्रिंग देख सकते हैं कि वो एक फिक्स्ड जगह से स्टार्ट होता है और वो दो ब्रिजेस के ऊपर से पास होता हुआ पुली के ऊपर से गुजरता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पुली है ये स्मूथ पुली होती है और थ्रेड के इस तरफ वेट लटकाया जाता है जिसकी मदद से इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होती है। और सोनोमीटर के दोनों तरफ मीटर स्केल फिक्स हुआ हुआ होता है ताकि इन दोनों ब्रिजेस के दरमियान में जो स्ट्रिंग है वो जब वाइब्रेट करेगा तो इस वाइब्रेटिंग सेगमेंट की लेंथ को मेजर किया जा सके। इन ब्रिजेस को आगे पीछे मूव किया जा सकता है ताकि जो वाइब्रेटिंग सेगमेंट होगा उसकी लेंथ को चेंज किया जा सके। और जब इन दोनों ब्रिजेस को एक जगह पे फिक्स किया जाता है तो इनके मिड पॉइंट पे जहाँ पे स्ट्रिंग मौजूद है उस स्ट्रिंग के ऊपर एक पेपर राइडर रखा जाता है, पेपर का टुकड़ा रखा जाता है, ताकि जब यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी स्ट्रिंग के अंदर और यहाँ पे एंटी नोड प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से ये राइडर अपनी जगह से गिर जाएगा और फिर हम इन दोनों ब्रिजेस के दरमियान में सेगमेंट की लेंथ को मेजर कर लेंगे। तो ये तो हमने देखा कि सोनोमीटर किस तरह का होता है और उससे हम किस तरह से मेजरमेंट लेते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे ट्यूनिंग फोर्क्स जो कि मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज के होंगे, साथ ही हमें चाहिए होगा एक हैमर जिनकी मदद से हम इन ट्यूनिंग फोर्क्स को हिट करेंगे ताकि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हों। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा हैंगर और साथ ही साथ स्लॉटेड वेट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया है इस प्रैक्टिकल का कि हमने सोनोमीटर के ऊपर मौजूद स्ट्रिंग के ऊपर यहाँ पे पेपर राइडर भी रख दिया है, यानी कि ये जो हमारे पास दोनों ब्रिजेस मौजूद थे इनके दरम्यान में जो स्ट्रिंग सेगमेंट मौजूद है उसके मिड पॉइंट पे हमने ब्लैक कलर के पेपर का एक राइडर बना के यहाँ पे रखा है और साथ ही हमने एक ख़ास फ्रिक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क चूज़ किया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है। अब इसके साथ ही साथ हमने इस सोनोमीटर के स्ट्रिंग के साथ कुछ वेट भी लटकाया है जो कि मैंने यहाँ पे 60 ग्राम लटकाया है इस हैंगर के अंदर। इसके बाद हम ट्यूनिंग फोर्क को हैमर की मदद से हिट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने उसे हिट किया और फिर हमने उसको इस तरह से रखना है स्ट्रिंग के पास। जब इसके वाइब्रेशंस की मदद से इस स्ट्रिंग सेगमेंट के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और जहाँ पे ये पेपर राइडर रखा हुआ था वहाँ पे एक एंटी नोड प्रोड्यूस होगा, तो ये पेपर राइडर अपनी जगह से नीचे गिर जाएगा
और जब भी अपनी जगह से गिरेगा तो हमें पता चल जाएगा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है इस सेगमेंट में। तो हमने दोनों ब्रिजेस के दरमियान में जो सेगमेंट मौजूद है उसकी लेंथ को नोट करना है, जो कि पहले हमारे पास आई है 17.5 सेंटीमीटर, और इसको हमने ट्रायल 1 का नाम दिया है और इसे L1 से डिनोट किया है। इसके बाद दोबारा हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, यानी कि दोबारा से इसी ट्यूनिंग फोक को हिट करेंगे हैमर की मदद से, और फिर दोबारा हम देखेंगे कि कहाँ पे इस सेगमेंट की कितनी लेंथ पे ये राइडर अपनी जगह से नीचे गिरता है। तो यहाँ पे हम दोबारा से इस लेंथ को नोट करेंगे जो कि हमारे पास आई है ट्रायल 2 के लिए, जो कि 17.5 सेंटीमीटर, जिसको मैंने L2 से डिनोट किया है। यहाँ पे L1 लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली ये L2 है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने टेंशन को मेजर किया है। टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है मास m मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, जहाँ पे g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे मास जो हमने लटकाया था वो 60 ग्राम लटकाया था, जिसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाता है 0.06 किलोग्राम। मास को मल्टीप्लाई किया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से तो हमारे पास टेंशन आ जाती है स्ट्रिंग के अंदर, जो कि है 0.588 न्यूटन। इसके बाद सबसे पहले हमने 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक चूज किया था, जिसके लिए ट्रायल 1 में हमारे पास लेंथ आई थी 17.5 सेंटीमीटर। उसे मीटर में कन्वर्ट किया मैंने, जिसके लिए मैंने 17.5 को 100 से डिवाइड किया तो मेरे पास लेंथ आ गई 0.175 मीटर। इसी तरह से ट्रायल 2 के लिए भी मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट किया और इसके बाद L1 और L2 का मीन निकाला, यानी कि इनको ऐड करके डिवाइड किया 2 से, तो मेरे पास मीन लेंथ L आ जाती है जो कि है 0.175 मीटर। इसके बाद मैंने नेक्स्ट कॉलम में 1 से डिवाइड किया है L को, तो मेरे पास यहाँ पे बन जाता है 5.714 पर मीटर। इसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोक n को मल्टीप्लाई किया है मीन लेंथ L से, तो मेरे पास यहाँ पे बन जाता है 89.6, जिसके यूनिट्स बनते हैं हर्ट्ज मीटर। अब इसी प्रोसेस को जो अभी हमने प्रैक्टिकल किया इसको दोबारा मैंने रिपीट किया, लेकिन इस दफ़ा मैंने ट्यूनिंग फोक चूज़ किया जिसकी फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज थी, और इसी तरह से मैंने दोबारा मेजरमेंट्स ली और उन सब मेजरमेंट्स की वैल्यूज निकाली। तो मेरे पास n में n मल्टीप्लाई बाय L की वैल्यू आती है 88.8। इसी तरह से थर्ड टाइम भी मैंने रिपीट किया इस प्रोसेस को और ट्यूनिंग फोक लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 426 हर्ट्ज थी, और इसी तरह से मेजरमेंट्स लेने के बाद n पे जो मेरे पास n मल्टीप्लाई बाय L की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 88.2। तो जैसा कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि n मल्टीप्लाई बाय L की वैल्यू आनी चाहिए कांस्टेंट, यानी कि वो तकरीबन 1 रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू तकरीबन सेम रह रही है, और इस चीज़ को हम ग्राफ के ज़रिए से भी प्रूफ करेंगे कि n जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिवाइडेड बाय L के, तो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे n और 1 डिवाइडेड बाय L के दरमियान, तो इन दोनों के दरमियान एक लीनियर रिलेशन हमें नज़र आएगा ग्राफ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ग्राफ को प्लॉट किया है। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है 1 डिवाइडेड बाय L की वैल्यूज़ को जिसके यूनिट्स हैं पर मीटर के, और वाई एक्सिस पे मैंने लिया है फ्रीक्वेंसी को यानी कि n को जिसके यूनिट्स हैं हर्ट्ज के, और एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स मेरे पास है 0.5 पर मीटर का, और वाई एक्सिस पे मेरे पास 1 बॉक्स इक्वल है 50 हर्ट्ज के। तो यहाँ पे जब मैंने करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को प्लॉट किया है और उनको ज्वाइन किया है तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, जिसका मतलब ये है कि मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 डिवाइडेड बाय L के। और इस रिलेशन को हम इस टेबल के ज़रिए से इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं तो वैसे वैसे जो वाइब्रेटिंग सेगमेंट की लेंथ है वो इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। या फिर अगर हम 1 बाय L की शक्ल में देखें तो जैसे जैसे हम ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे 1 डिवाइडेड बाय L की वैल्यू भी डिक्रीज करती जा रही है। तो आई होप सुन के आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की वाइब्रेशन के लिए देखा कि क्या वो लॉ ऑफ लेंथ को फॉलो करती है या नहीं।